हेलो एवरीवन। आज भी हम आपके सामने एडजस्टमेंट का ही काम लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा भी किस एडजस्टमेंट को कैसे करना है। वैसे तो अब तक आप एडजस्टमेंट कर चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग, ये आप जो बनाते हैं एनपीओ के अंदर। तो उन एडजस्टमेंट में जो आपकी इनकम वाली एडजस्टमेंट थी, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, उसके रिगार्डिंग जो भी था, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था या रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन था, तो उसमें ऐड लेस करना मैंने आपको सिखाया। और अगर वो क्रेडिट साइड की बजाय अब डेबिट साइड की आइटम हो जाए, तो उसमें आउटस्टैंडिंग या रिसीव इन एडवांस, या जिसको प्रीपेड भी बोलते हैं, प्रीपेड सॉरी, तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है, बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। बस वो एडजस्टमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख के करते थे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिख के करेंगे। उन आइटम्स में आउटस्टैंडिंग को हम असेट्स बोलते थे। अब एक्सपेंसेस वाली बात हो गई तो आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी बन जाएगा। प्रीपेड या फिर रिसीव इन एडवांस, वहाँ पे जो इनकम वाली एडजस्टमेंट थी, इनकम साइड वाली, वो एक असेट्स लायबिलिटी साइड में जाती थी, अब असेट साइड में जाएंगे। ठीक है, खर्चे वाली बात आएगी तब। तो उसके साथ साथ ये बात समझ लीजिए आप कि जो हमारे कैपिटलाइज्ड और इन रिवेन्यू टाइप के जो एक्सपेंसेस में बांटा गया है, हमारी जो भी एडजस्टमेंट खर्चे हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी खर्चे की उपयोगिता केवल चालू वर्ष के लिए है, मतलब करंट ईयर के लिए कोई खर्चा है, तो फिर तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, खर्चे को डेबिट में। परंतु यदि किसी खर्चे की उपयोगिता एक वर्ष से अधिक के लिए है, ज़्यादा लंबे समय के लिए है, तो उस खर्चे को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना लिखते हुए बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्योंकि वो पूंजीगत व्यय, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस माना जाएगा। जैसे क्रोकरी पर, लाइब्रेरी, फर्नीचर, बिल्डिंग का सामान वगैरह, फिटिंग विटिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी राशि इस तरह से उसने बताई हमें। ठीक है, और जो भी पूंजीगत आइटम होगा तो उससे संबंधित कोई डेप्रिसिएशन वगैरह होगा, उसको इसमें माइनस करके बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखनी है। आज हम जो बता रहे हैं वो रिवेन्यू नेचर की आइटम है, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में आपको बताएंगे, और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। तो मैं इसको बताने के साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है भाई, सब्सक्रिप्शन वो क्या है, एक इनकम है एनपीओ के लिए। ध्यान रखना, जो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए इनकम है। तो इनकम है तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और एक रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब ये इनकम हो, इनकम वाली एडजस्टमेंट हो, तो जो बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग्स होते हैं वो लेस होते हैं, और एंड के जो आउटस्टैंडिंग होंगे वो ऐड होंगे। इसे एंड, ऐसे ऐड, ऐसे एक ध्यान भी रख सकते हो। रिसीव इन एडवांस होगा जो शुरू का ऐड होगा, और एंड वाला लेस होगा। पर अगर हम बात करते हैं किसी भी एक्सपेंसेस की, ठीक है भाई, कोई भी हमारे पास एक्सपेंसेस हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो प्री इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, वो तो आप पहचान लोगे भाई, खर्चा ही है। तो उस एडजस्टमेंट को आप फिर कैसे करते हैं कि उसी से रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग, पहले तो एक्सपेंसेस समझिए क्या है हमारा एनपीओ के लिए, एनपीओ में ही बता रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो आउटस्टैंडिंग अगर वो एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी कह सकते हैं आप, या वो प्रीपेड भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, या फिर रिसीव इन एडवांस की तरह भी हम एक्सपेंसेस को बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। तो उस तरह के केस में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, बिगिनिंग का और ये एंड का। तो ये सेम ऐसे ही है, शुरू वाला लेस होगा, एंड वाला ऐड होगा, ये प्रीपेड शुरू वाला ऐड होगा, एंड वाला लेस होगा। बट यहाँ तक तो आपको सेम ही नज़र आ रहा है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेन मुद्दा क्या होता है कि जब सब्सक्रिप्शन इनकम साइड वाली एडजस्टमेंट होती है, ये आउटस्टैंडिंग होंगी तो असेट्स साइड में लिखेंगे, असेट्स होती है हमारी वो, और रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी होती है, इसलिए लायबिलिटी में लिखेंगे बिगिनिंग वाला। ठीक है, बिगिनिंग वाला बिगिनिंग में, एंड वाला एंड वाली बैलेंस शीट में। सेम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, अब एक्सपेंसेस की बात आ गई, इसका एक्सपेंसेस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, एक लायबिलिटी होती है फिर आउटस्टैंडिंग।
लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बिगिनिंग वाले को ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड वाले को एंड वाली बैलेंस शीट में। रिसीव इन एडवांस एसेट्स हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको एसेट साइड में शुरू वाली को शुरू वाली की, एंड वाला को एंड वाली। तो ये एडजस्टमेंट आपको अब आई समझ में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ जैसे, तो ये तो रट्टा मारना पड़ेगा फिर आपको ज़्यादा, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। तो जैसे रेंट से रिलेटेड है, तो रेंट के अंदर पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे रेंट, फिर उसमें शुरू वाला जो रेंट होगा वो लेस करेंगे, एंड वाला रेंट ऐड करेंगे, तब एडजस्टमेंट कंप्लीट होगा। या कोई प्रीपेड से रिलेटेड हो, जैसे प्रीपेड है तो उसमें भी शुरू वाला प्रीपेड, जैसे इंश्योरेंस प्रीपेड हो गया, इंश्योरेंस के बारे में आ गया तो इंश्योरेंस लिखेंगे, फिर शुरू वाला जो प्रीपेड होगा वो ऐड होगा, एंड वाला ऐड होगा, जैसे कि मैंने यहाँ टेबल में बताया। ये टेबल से याद कर लो तो बेस्ट रहेगा, फिर बैलेंस शीटों में भी ऐसे पहुँचाना होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आपको अच्छी तरह बता देता हूँ, सुनिए। जैसे कि मैंने एक इलस्ट्रेशन 24 उठाया इस बुक में से, इसके अंदर वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो द सैलरी आइटम, सैलरी के बारे में बात होगी। इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016, 2016 के बारे में बात है, तो इस साल को बनानी है आपको, ठीक है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2015 और 16 की भी तैयार करनी है आपको। कहता है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016 बाय सैलरी 2 लाख रुपीज़। तो ये तो सैलरी हमें दे दी भाई, इतने रुपए हमें सैलरी दे रखी है, तो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी 2 लाख रुपए। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो नेक्स्ट पेज पे लिखी होंगी, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, सैलरी है आउटस्टैंडिंग जो शुरू की है वो 18,000 रुपये है, आउटस्टैंडिंग एंड की है 24,000 रुपये है। सैलरी रिसीव पेड इन एडवांस है जो शुरू की है 10,000 रुपये, एंड की है 15,000 रुपये। अभी मैंने आपको बॉक्स बना के नहीं दिखाया, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको तैयार कर सकते हो। तो बनाएंगे कैसे, आप लिखेंगे यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसे, ठीक है। आपने बना दिया, हमें पता है डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो हम ज़्यादा कॉलम बना के टेंशन लेना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ये डेबिट साइड में हम चालू करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। ये अमाउंट स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी 2 लाख रुपये अभी दिखाई थी मैंने शुरू में आपको। अब इसके रिलेटेड ऐड लेस कर दो, जैसे मैंने आपको बता ही रखा है कि एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, शुरू का लेस करेंगे। तो यहाँ पे लेस करो शुरू वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 2015, ठीक है। ये आ गया 18,000। उसके बाद है ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 2016, ठीक है। 16 की आ गई 24,000। उसके बाद है सैलरी पेड इन एडवांस, तो यहाँ लिखेंगे शुरू का है तो पेड इन एडवांस ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऐड रिसीव पेड इन एडवांस, सैलरी पहले लिख देना है बाद में, ठीक है, ऑन 2015। तो ये आ गया 10,000 ऐड में, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लो इसको भाई। फिर उसके बाद है एंड का आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस एंड का, तो यहाँ लिखेंगे लेस सैलरी पेड इन एडवांस 2016 और अमाउंट 15,000 है भाई। ये कर दिया आपने कंप्लीट, ठीक है। सारा कुछ ऐड लेस कर दिया। अब देख किस में जमा घटा करके सारे को यहाँ लिख दो, तो क्या बनेगा भाई, 18 है, 24 है, 6 बचा, 6 और 10 हो गया 16 में से 15 ले 1, इसमें क्या तो 2,01,000 मेरे हिसाब से आ गया भाई, ठीक है। ये तो हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट। उसके बाद अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे आपको पता होना चाहिए। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है शुरू वाली बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्योंकि खर्चा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 16 की है तो 16 वाली एंड वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। रिसीव एडवांस को एसेट साइड में लिखेंगे, शुरू वाली बैलेंस शीट का है तो शुरू, एंड वाला है तो एंड वाली बैलेंस शीट में, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, डोंट वरी। थैंक यू।